दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि वर्ग 3 की प्रक्रिया शुरू होने की अपडेट आने वाली है, उससे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। दोस्तों, अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 की प्रोफाइल अपडेट हो रही थी, उसमें डॉक्यूमेंट्स जिनके कंप्लीट नहीं थे उन्हें अच्छी खासी दिक्कत आई है। वो दिक्कत वर्ग 3 वालों को ना आए इसलिए मैं एक चेक लिस्ट लेकर आया हूँ। साथ में 51,000 पदों की मांग दोस्तों लगातार जारी रहेगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद भर्ती आई है, तो इतने पद तो कम से कम आने ही चाहिए। तो दोस्तों, ये चेकलिस्ट है प्राथमिक शिक्षक पद हेतु, और इसकी प्रत्येक पॉइंट को हम समझते चलेंगे और उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को चेक करते चलेंगे, क्योंकि ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जन्म तिथि के लिए प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, मध्य प्रदेश में अधिकांशतः। तो ये आपकी जो मार्कशीट में जन्म तिथि रहेगी वही मान होगी 10th क्लास में। यदि आपके आधार कार्ड में या और किसी भी जगह कोई और डेट ऑफ बर्थ है वो मान्य नहीं होगी। 10वीं क्लास की जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी। तो एक तो ये चाहिए आपको। सेकेंड है 12वीं की अंक सूची। दोस्तों, ये भी कंपलसरी है, तो ये भी आपको चाहिए। तीसरा है दोस्तों स्नातक की उपाधि की अंक सूची, तो ये भी आपको चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आप क्लियर समझे, आपने 12वीं की है और उसके बाद बीएड या डीएलएड किया है और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अभी रनिंग में है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बीएड डीएलएड है वो 12वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, और स्नातक की उन्हें कंप्लीट नहीं है तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए स्नातक उपाधि की अंक सूची अनिवार्य है। आपने डीएड या डीएलएड किया है और 12वीं किया है, उसके बाद स्नातक भी कर लिया है, उसे मेंशन किया है, तो डेफिनेटली फिर आपको स्नातक की अंक सूची की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, है ना। तो ये आपको चाहिए। कोशिश ये करें कि अपनी सभी सेमेस्टर की अंक सूची अपने पास रखें, उस हिसाब से आगे जो भी डिटेल्स आएगी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 में प्रॉब्लम्स आई थी बहुत से लोगों के पास, जो थी सभी सेमेस्टर की नहीं थी, या आपके पुरानी जो ग्रेजुएशन होती थी उनमें एक साल में एक मार्कशीट मिलती थी, यानी एक साल में एग्जाम होते थे, तो उनकी जितनी भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की जो भी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर चाहिए। अब चाहिए दोस्तों आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस जो भी लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अथवा नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। अब यहाँ पर ये जो फ्रेश लगा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब होता है अथवा। अब यहाँ पर मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि यदि नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र मिल जाए दोस्तों, यदि आपका बन जाए ना, तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो ऑफलाइन वाला है वो भी मान्य है। यहाँ पर आप देखेंगे इससे संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध हो। जो ऑफलाइन है वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ही वैध होता है दोस्तों। अथवा यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लैश लगा हुआ है, नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। तो यदि आप अभी ये बनवा सके तो डेफिनेटली आप उस समय अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। और यदि ना हो पाए, मान लो ना बन पाए, तो ये पुराना वाला जो ऑफलाइन वाला है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दोस्तों। तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, समस्त रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं को ही मिलना है, तो आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है दोस्तों। वो कंपलसरी है, वो आपको चाहिए यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। यदि आप अदर राज्य से हैं तो ये जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है आपको आवश्यक नहीं है। छठवां पॉइंट देखें दोस्तों, अतिथि शिक्षक अनुभव संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, है ना। आपने यदि 3 सत्र और 200 दिन पूरे किए हैं तो आपको 25% जो रिजर्वेशन है अतिथि शिक्षक का उसके पात्र हो जाते हैं। उसके लिए आपको अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो वो आपको चाहिए। 7वां पॉइंट देखें, दिव्यांगता अथवा भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अथवा नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो दिव्यांगता अथवा लगा हुआ, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध, तो ये दोस्तों ऑफलाइन वाला भी मान्य है आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र। लेकिन फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अथवा लगा हुआ नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, है ना, जो स्लैश लगा हुआ है वो अथवा में ही माना जाता है।
तो नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आप अभी बनवा लें। दिव्यांगता में यदि आप आ रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए बेस्ट रहेगा हमेशा के लिए, और यदि बन जाए तो उसे आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। यदि नहीं तो फिर आप जो पुराना ऑफलाइन वाला है वही अपलोड कर पाएंगे। मेरे हिसाब से मैं सजेशन यही कहूंगा कि डिजिटल प्रमाण पत्र जितने हो सके आप उतने बनवा लें, तो आपको लाभ ज्यादा मिल सकता है और आगे चल के भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि इसमें अथवा लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम आपकी ऑफलाइन से भी नहीं आएगी। अब दोस्तों 8वां पॉइंट देखें, बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर अथवा यहाँ पर अथवा लगा हुआ वर्षों की। अब यहाँ पे सेमेस्टर और वर्षों की में आपको अंतर समझना है दोस्तों, क्योंकि जो नवीनतम पद्धति है उसमें सेमेस्टर प्रणाली लागू है दोस्तों। अभी जो भी ग्रेजुएशन की जाती है बीएड वगैरह में, तो उसमें जो है आपकी बीएड की जो अंक सूची होती है अगर सेमेस्टर वाइज है तो वो आप लगा लें, सभी सेमेस्टर की चाहिए। और जो पुरानी बीएड की अंक सूची थी वो वर्षों के हिसाब से मिलती थी दोस्तों, तो उस हिसाब से यदि वर्षों के हिसाब से कि 1 वर्ष का है तो एक ही आपकी लगेगी, यदि 2 वर्ष का आपने किया हुआ है तो 2 वर्ष की लगेगी। यानी कि कितने भागों में आपका जो बीएड है वो डिवाइड है, उस हिसाब से सभी सेमेस्टर की या सभी वर्षों की आपको मार्कशीट चाहिए। अथवा यहाँ पर लगा हुआ है डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की दोस्तों। या तो आपके पास बीएड होगा या डीएलएड होगा, यहाँ पर भी बीच में अथवा लगा हुआ है क्योंकि स्लैश लगा हुआ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों में। तो डीएलएड में यदि आपकी सेमेस्टर प्रणाली लागू है तो समस्त सेमेस्टर की, और डीएड और डीएलएड एक ही मान के चले, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाए। डीएड और डीएलएड एक ही है, डीएड पुराना नाम है, डीएलएड नया नाम है। अथवा यहाँ पर उन्होंने स्लैश न लगाकर डायरेक्ट अथवा लिख दिया है ना, तो इसका नाम भी अथवा होता है और यहाँ पर अथवा लिखा है उसका नाम आप समझते हैं, या तो ये हो या ये हो। समस्त वर्षों की, यदि वर्षों में आपका जो डीएलएड है या डीएड है वो डिवाइड है तो समस्त वर्षों की आपको मार्कशीट चाहिए दोस्तों। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो भी यहाँ भी स्लैश लगा है उसका मतलब होता है अथवा या तो इधर का हो या फिर उस तरफ का हो, ये इसमें से एक चीज आपको चाहिए। तो मैंने आपको ये क्लियरली बता दिया, यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। 9वां पॉइंट देख लें यहाँ पे, आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो तो। यहाँ पर देखें यदि लागू हो, है ना, तो वैसे तो आपको आयु सीमा में जो भी रिजर्वेशन में आती है उन्हें छूट दी जाती है दोस्तों, तो उसके लिए तो आपकी जो मार्कशीट है उससे ही गणना हो जाएगी, कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10वां पॉइंट देखें, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र। नाम एवं उपनाम दोनों में परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तन नाम के प्रकाशन की प्रति। यहाँ पर भी अथवा लगा हुआ है। होता क्या है दोस्तों कि कोर्ट से बहुत से लोग जो होते हैं अपना नाम चेंज करवा लेते हैं, अपना उपनाम चेंज करवा लेते हैं, तो राजपत्र में उसका एक फॉर्म दिया गया है परिवर्तन नाम की प्रति, तो उस हिसाब से वो आपको देना होगा। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में जो है शपथ पत्र देना होगा यदि उपनाम में परिवर्तन हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज, तो इसमें तो आप ज्यादा उलझेंगे नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस नियम में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम है ना। आपका यदि कोई महिला है, उनकी शादी हो गई है और उनका जो सरनेम चेंज हुआ है तो वहां भी वो शपथ पत्र बनवा सकती है। यदि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं तो शपथ पत्र से भी काम चल जाएगा। जहाँ पर जो पुरुष हैं उनकी शादी हुई है तो उन्हें शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनका सरनेम चेंज नहीं होता। क्योंकि बहुत से जो लड़के होते हैं वो भी ये कमेंट करते हैं कि सर हमें भी जो है मैरिज हो गई तो क्या शपथ पत्र बनवाना होगा, तो आपको नहीं। हाँ, यदि कोई लड़की है उसका नाम परिवर्तन हुआ है, सरनेम चेंज हुआ है,